हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस, और इसमें आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट के रूप में कराया जा रहा है। कल हमने 35 प्रश्न आपको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से कराया, और उससे आप फर्स्ट पेपर का भी यूनिट नंबर 9 और साथ ही साथ ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 4, ठीक। तो उसमें एक टोटल आपके जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, जैसे आपका नेट में पूछा गया हो, पीजीटी में, टीजीटी में, एलटी ग्रेड में, आरपीएससी कॉलेज एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हैं सभी को यहाँ पे आपको इंक्लूड करके दिखाया गया है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये जो पहला प्रश्न हमने लिया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया था, ठीक। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में ह्यूमन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए हैं उसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक। और इसको आप लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद अपना स्कोर कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ठीक। क्योंकि इस तरह से आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी प्रश्न आपको आ रहा है, आप साइड में कॉपी या कोई भी बुक रखे हों, या ऑलमोस्ट आप बता सकते हैं कि 35 में से जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको ना काउंट करिए, जो ना आ रहा है उसको काउंट आप कर सकते हैं कि हमको ये नहीं आ रहा है, ठीक। तो यानी कि आप उस तरह से काउंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट आए थे और ज़्यादातर लोगों ने नहीं बताया है, ठीक। आप लोग देख भले लेते हैं लेकिन कमेंट में नहीं बताते, इससे पता नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं इससे, ठीक। 35 प्रश्न है, इसमें से यदि आपके मान लीजिए 28 तक राइट हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आपके 35 के ये मान के चलिए कि 30+ आपके राइट हो रहे हैं तो यानी कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी की है, या जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है काफ़ी अच्छा है, ठीक। यानी इससे आने वाले प्रश्न आप रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि इस 35 प्रश्न से आपको कोई न कोई प्रश्न वहाँ एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामान्यतः सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता है। ऑप्शन है शिशु मृत्यु, महिला साक्षरता, पेयजल की उपलब्धता या अपराध। तो पूछ रहा है कि जो सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता है वो कौन सा है, यानी कि सामाजिक कल्याण किसकी वजह से नहीं होगा, शिशु मृत्यु या महिला साक्षरता, पेयजल की उपलब्धता। तो यदि मान लीजिए शिशु मृत्यु में कमी होगी तो सामाजिक कल्याण का संकेतक होगा, इसीलिए यहाँ पे केवल शिशु मृत्यु दिया है, न कमी न अधिकतर। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर बताइए आप लोग कमेंट में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अपराध, ठीक। नेक्स्ट आइए, क्योंकि जो आपका कल्याणकारी संकेतक में है महिला साक्षरता हो गई या साक्षरता हो गई, पर कैपिटा इनकम हो गया, ठीक, या वहाँ की जो रहन सहन स्तर है उसको, या बिजली की उपलब्धता, ये सभी उसमें शामिल किए जाते हैं, या पेयजल की उपलब्धता। अगला है कि 20वीं सदी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना किसने दी थी। 20वीं सदी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना दी थी किसने, लैंडस्केप, क्षेत्रीय विभिन्नता, या कौन सी संकल्पना है, लैंडस्केप की है, क्षेत्रीय विभिन्नता, प्रदेश या फिर अवस्थिति। तो जो आपका 20वीं सदी की प्रभावशाली संकल्पना रही है वो आपका एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना रही है। कौन सी है, राइट आंसर सेकेंड, ठीक। क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं हेटनर महोदय, और साथ ही साथ कार्ल सावर भी इसमें शामिल हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये वाला भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया है। राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक। संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जेलन, रेडजेल, जोन्स या हाउसहॉफर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे सी, यानी कि जोन्स महोदय ने संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया, बेंटन मैके, फ्रेडरिक लेप्ले, चैंपियन या
ओरोनोविसी, केरोल ओरोनोविसी। ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या है? बेंटन मैक्के। क्या नाम है? बेंटन मैक्के। इन्होंने प्रस्तुत किया प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही मिला नहीं है। देखिए मिर्डल महोदय का क्या है? संचयी कार्यकरण मॉडल है मिर्डल का, तो जी हाँ मिर्डल का संचयी कार्यकरण मॉडल है। अगला है फ्रीडमैन। क्या फ्रीडमैन का जो परिधीय मॉडल है यानी कि उपांत मॉडल है? तो यहाँ पे देखिए कि राइट है, ये आपका परिधीय मॉडल फ्रीडमैन का है। नेक्स्ट है बोर्डविले। बोर्डविले का परिवहन मॉडल है? कमेंट में बताइए आप लोग। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं पराश्रयता मॉडल। तो पराश्रयता मॉडल किसका है? फ्रैंक का है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जो आपका बोर्डविले का है यानी परिवहन मॉडल, ये टॉफे महोदय ने दिया था, बोर्डविले ने नहीं। ठीक, बोर्डविले का जो संबंध है ये विकास ध्रुव से रहा है यानी ग्रोथ पोल से रहा है। तो परिवहन मॉडल टॉफे ने दिया। क्या नाम है? टॉफे। ठीक, फ्रीडमैन का जो मॉडल है परिधि मॉडल, इसमें उन्होंने केंद्र और परिधि के संबंध को बताया, इस तरह से बताया कि केंद्र अमीर होता है और परिधि जो होते हैं गरीब होते हैं। ये इनका मॉडल था फ्रीडमैन का। अगला है निम्न कथनों के बारे में आपको स्पष्ट करना है। ठीक, यहाँ पे कथन एक और कारण यानी एक कथन और कारण दिए गए, आपको राइट करना है। शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला अंतर्राज्यीय प्रयास था। तो यहाँ पे देखिए ये आपका दंडकारण्य जो है पहला अंतर्राज्यीय प्रयास नहीं था शरणार्थियों के बसाने के लिए, इसके पहले भी कुछ प्रयास किए गए हैं। ठीक, अगला है कि दंडकारणी क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो ये वाला आंसर सही है क्योंकि दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश का बस्तर वाला क्षेत्र देख लीजिए, उड़ीसा में आपका कोरापुट हो गया, कालाहाड़ी ज़िला है। ठीक, ये सभी आपका इसमें शामिल होते हैं। तो साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका कथन रंग है, कारण आपका ये राइट है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथन ए यानी गलत है, डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक, निम्न में से किसने विकास ध्रुव को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया जिस कारण से विकास ध्रुवों को विकास का केंद्र कहा जाने लगा? ये देखिए आपका नेट में भी पूछा गया प्रश्न है, 2015 ऑलमोस्ट ये पूछा गया था, 15 या जुलाई 16, ठीक, या आपका 17 में। ठीक, ये प्रश्न आपका आया है। और फ्रीडमैन है, पेरू है, फ्रैंक है, बोर्डविले हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए किसने यूज किया? तो किसने यूज किया भौगोलिक जगह के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बोर्डविले। ठीक, बोर्डविले ने भौगोलिक जगह के लिए इसका प्रयोग किया जिसके कारण से विकास ध्रुवों को विकास केंद्र भी कहा जाने लगा था। निम्न पत्रिकाओं में से किसके 1969 में प्रकाशन के साथ मानवता परक भूगोल, ये जो आपका है इसको आप मानवता परक मानिएगा। ठीक, मानवता परक भूगोल यानी भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बन गया था। तो किस पत्रिका में 1969 में प्रकाशित किया गया था ये? जियो फोरम, एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग, ज्योग्राफिकल एनालिसिस या फिर एंटीपोड? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका एंटीपोड है इसमें ये प्रकाशित किया गया था। ठीक, ये आपका देखिए जीआईसी प्रवक्ता 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पे पूछा गया था। ठीक, तो एंटीपोड जो पत्रिका है 1969 में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें मानवता परक भूगोल को प्रमुख स्थान दिया गया था। ठीक, इसी के बाद जो है ये जो आपका ज्योग्राफिकल थॉट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बन गया। ठीक, इसमें मानवीय जागरूकता या मानव पर्यावरण संबंध आदि को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ जो मानवतावादी भूगोल के प्रथम प्रतिपादक या जो संबंधित भूगोलवेत्ता मान लें तो ये किर्क महोदय हैं। ठीक, किसी विकास प्रक्रिया को कम करने के लिए चयन सूचकांकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी सूचकांक जब चयन किया जाता है विकास प्रक्रिया में
इनपुट सूचकांक कौन सा कथन नहीं है, इसकी बात की जा रही है। यानी कि विकास प्रक्रिया को करने के लिए चयन सूचकांकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो इसमें इनपुट सूचकांक या आउटपुट सूचकांक का चयन अवश्य किया जाना चाहिए, ये राइट है। नकारात्मक सकारात्मक भी शामिल होंगे, राइट है। यानी कि एक साथ इसको नहीं मिला सकते क्योंकि पूरा दोनों मिल जाएगा एक साथ तो क्लियर नहीं होगा। सूचकांक निश्चित रूप से अध्ययन में परिभाषित विकास की अवधारणा निकलना चाहिए, ये राइट है। ठीक, जबकि आय व्यय सूचकांकों को एक दूसरे के साथ यदि मिला देंगे ये नहीं होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि मिलाया जाना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक, राइट डी। नेक्स्ट आइए कि शहर का नाम दिया है, योजना बनाने की अवधि किसमें था। तो कांचीपुरम में कब योजना बनाई गई थी या जो प्लानिंग किया गया था। तो कांचीपुरम आप जानते हैं प्राचीन काल का है ये, तो ये आपका डी वाला राइट होगा। ठीक, जैसलमेर ये आपका यहाँ पे मध्यकाल में बनाई गई थी। ठीक, साथ ही साथ जो कोडई कनाल है, तो कोडई कनाल ये आपका जब ये औपनिवेशिक काल का समय था भारत का, तब इस समय इसे यहाँ पे योजना बनाई गई थी। और जो भिलाई है ये मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद इसका विकास किया गया था। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। बहुत ही आसान है, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट के लेखक हैं कुमारी शैम्पुल 1911। ठीक, नेक्स्ट आइए, मानव का प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक कारक अधिक प्रभावशाली। मिट्टी हो गई, खनिज हो गया, स्थलाकृतियाँ या जलवायु। यहाँ पे देखिए जो उत्तर है ये भी हमने दिखा दिया आपको। तो यहाँ से आप ये देखिए कि जलवायु किस तरह से है, पीजीटी 2011 का है। अब देखिए कि कोई भी प्रश्न है उसको हम लोगों को डिफाइन करना है किस तरह से ये सही है। तो मानव को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में देखें आप, तो जलवायु यदि प्रभावित होगा तो जलवायु के अंतर्गत ताप, दाब या आपका जो मृदा है ये भी आपका जलवायु से प्रभावित होगी, स्थलाकृतियाँ भी जलवायु से प्रभावित होंगी, या खनिज पदार्थ भी इससे संभावित रूप से प्रभावित होगा। इसलिए पूरा सर्वाधिक जो प्रभाव करने वाला है वो जलवायु है। यानी कि जहाँ पे ठंडी जलवायु आप देख लीजिए कि मानवोचित दशा के लिए जो जलवायु उपलब्ध है तो वहाँ पे लोगों की संख्या कब बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है मानवतावाद की विचारधारा का प्रतिपादन निम्न में से किस विद्वान ने किया था। आसान है ये, टुआन, हार्टसोन, हार्वे या पीटर हैगेट। तो राइट यहाँ पे क्या है, यूफी टुआन। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसने मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का उद्गम किया। यानी व्यवहारिक उपागम में या व्यवहारवाद के लिए कौन सा शामिल है या किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास सूर्ज, विलियम किर्क, पीटर गोल्ड, डेविड ले। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, कौन सा यहाँ पे आपके लिए सही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है ये आपका विलियम किर्क महोदय हैं, पहले व्यक्ति थे। साथ ही साथ गोल्ड भी शामिल हैं और डेविड ले भी शामिल हैं। ठीक, मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम के लिए इनका योगदान रहा था। ठीक, जबकि क्रगमान है और स्कॉट ये आर्थिक भूगोल के उपागम में इनका योगदान रहा है। ठीक, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। यानी मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर आदेश देता है, अर्थात मानव प्रकृति का एक प्रकार से दास माना गया है। तो यानी कि इसका कथन किससे संबंधित है या किसने कहा था, सैम्पुल, ब्रुन्स, श्रेयर या फिर डिकिंसन। सही उत्तर क्या है, ब्रुन्स महोदय तो मानववादी हैं, यानी कि आपका संभववादी हैं, सॉरी। तो इसमें राइट कौन सा, इसी सैम्पुल। ठीक, नेक्स्ट आइए, मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था। हर्बर्टसन, सीवी फॉसेट, फ्लेयर या रॉक्सबी। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, पीएम रॉक्सबी। इन्होंने बताया कि ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा में रॉक्सबी एक अग्रगामी भूगोलवेत्ता था। उसने मानव प्रदेशों की संकल्पना को विस्तृत रूप दिया था। रॉक्सबी का मत है कि एक जैसे प्राकृतिक प्रदेशों में मानवीय क्रियाओं पर एक जैसे प्रभाव होते हैं और उनमें मानवीय विकास भी मिलता जुलता होता है। ठीक, रॉक्सबी का मानना था। आगे है मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का प्रारंभ किसने किया था। आसान है, अभी हमने चर्चा भी आपसे किया। फिल्ब्रिक, हैगट, किर्क या ब्रायन बेरी। तो राइट आंसर इज विलियम किर्क। ठीक, नेक्स्ट आइए, मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधारा में से कौन सी जर्मन संप्रदाय की मानी जाती है।
यानी जर्मन वाले ने किस में योगदान दिया, पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या फिर सभी में। तो जो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा है इसमें जो है जर्मनों ने योगदान दिया था, जबकि संभववाद में फ्रांसीसी संप्रदाय से थोड़ा बहुत ये आपका ब्लांस वगैरह जो आप जो ब्लांस वगैरह हैं ये आपके संभववादी प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी संभववाद का जो विकास हुआ है ये आपका पूरी तरह से फ्रांस संप्रदाय का देन है, ठीक। जबकि नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद किससे संबंधित है, ये आपका अमेरिकन जोग्राफर से है, ठीक। और पर्यावरण निश्चयवाद ये आपका जर्मनों से है, यानी जर्मन वालों ने, जर्मन ज्योग्राफर। मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सबसे पहली बार किसने किया था, बिडाल डी लाब्लांस, जीन ब्रून्स या हैटनर या फिर टिमांजिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बिडाल डी लाब्लांस, ठीक। इन्हें ही मानव भूगोल का संस्थापक या संभववादी विचारधारा का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक। और ब्लांस महोदय जो है रैडजेल का जो एंथ्रोपोज्योग्राफी था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसी वजह से इन्होंने अंतर संबंध का सिद्धांत या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, ठीक। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया, यानी कि धरातल को मानव निवास के रूप में किसने बताया, हार्टसॉन, हम्बोल्ट, रिटर या बैरोज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर। रिटर क्या है, ये उद्देश्यवादी विचारधारा है इनकी है और साथ ही साथ ये ईश्वर में प्रबल विश्वास रखते हैं रिटर महोदय। इन्हें आर्म चेयर जोग्राफर भी कहा जाता है रिटर को। प्रश्न आपसे पूछा जाता है आर्म चेयर जोग्राफर कौन है, तो रिटर हैं और इन्होंने विविधता में एकता विचार का प्रकाशन भी किया, यानी कि उसको विकसित किया और इन्होंने भूगोल में जो अर्धकुंडे था या भूविज्ञान था उसका भी प्रतिपादन किया, ठीक। और प्रादेशिक भूगोल का भी जनक रिटर को माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी था, मानववादी संकल्पना का विरोधी कौन था, सामाजिक विकास, आर्थिक मानव या सांस्कृतिक मानव, संतोषक मानव। तो यहाँ पे देखिए जीआईसी प्रवक्ता 2013, तो जो आपका मानवतावादी विकास का विरोधी है वो कौन हो सकता है, जो अधिकतम लाभ पे काम करे। अधिकतम लाभ पे काम करने वाले मानव को आर्थिक मानव का संज्ञा दी जाती है, ठीक। यानी मानववादी भूगोल की जो झलक मिली थी पहली बार 1960 के दशक में मिली, ठीक। जो आपका मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद था उसके विरोध में ये आया था, क्योंकि मात्रात्मक और प्रत्यक्षवाद आर्थिक मानव पे विशेष बल देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। यूपीपीसीएस में भी पूछा है, जीआईसी प्रवक्ता में भी। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में कौन सा शामिल नहीं किया जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए आप ये भी चीज़ क्लियर कर लेंगे कि जब मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है तो किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिशु मृत्यता, वयस्क साक्षरता, ठीक। तो इसमें जो आपका शामिल नहीं होता है ये शिशु मृत्यु दर या शिशु मृत्यता को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि जो आपका जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता, ठीक, इसके आधार पर किसी क्षेत्र का या किसी प्रदेश के विकास को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, पठारों में व्यक्तियों का व्यवसाय क्या होता है, कृषि, पशुपालन, खनन या मत्स्यन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पशुपालन, ठीक। क्योंकि जो पठारों में रहते हैं वहाँ पे कृषि हेतु उपयुक्त मृदा नहीं पाई जाएगी। अगर मृदा नहीं पाई जाएगी तो या तो सिंचाई भी वहाँ पे, ठीक, साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं का भी विकास वहाँ पे उतना नहीं होता है। इसलिए जो है आपका ज़्यादातर यहाँ पे पशुपालन वगैरह किए जाते हैं। खनन भी होता है, ठीक, लेकिन ये प्रमुख व्यवसाय में आप नहीं मान सकते हैं, सभी लोग खनन नहीं कर सकते हैं, ठीक। और मत्स्य पालन हेतु भी दशाएं पर्याप्त विद्यमान नहीं होती। अगला प्रश्न है आपके पास, मानव भूगोल का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं है लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, सैम्पुल, रैडजेल, टेलर या हटिंगटन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या, तो ये
हटिंगटन महोदय हैं। ठीक, कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए, मानव प्रजातियों के विकास के संदर्भ में मेखला और संस्तर का सिद्धांत। ठीक, यानी जोन स्टेटा थ्योरी किसने दिया? हेडन, टेलर, क्रोबर, हटन। किसने दिया है? यानी कटिबंध स्तर का सिद्धांत, ठीक, या मेखला संस्तर का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका टेलर ने दिया था। और ये मानव के प्रजाति के उद्गम क्षेत्र को इन्होंने मध्य एशिया को बताया था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक नियतिवाद के विपरीत संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? रेडजेल, हेटनर, सैम्पुल, ब्लांस। आसान है ये, तो राइट आंसर इज ब्लांस। ठीक, नेक्स्ट आइए, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, किसने कहा? फेब्रे, ब्लांस, टेलर, ब्रुन्स। तो सही उत्तर क्या यहाँ पे हो जाएगा? फेब्रे। ठीक, ये देखिए आपका यूजीसी में भी पूछा गया था। यूजीसी नेट में भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ये प्रश्न। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी? असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़। आधुनिक विचारधारा की जो नींव रखी किसने? हम्बोल्ट, रिटर, कांट, वर्नियस, हटिंगटन डेविस या हेटनर, रिस्थोफेन, हम्बोल्ट डेविस। तो राइट आंसर इज हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने, ठीक, आधुनिक जो भौगोलिक विचारधारा की नींव रखी। नेक्स्ट है, गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? हिकैटियस, हेरोडोटस, थेल्स, अनेक्सिमेंडर। यदि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का है। होमर, एरिस्टोटल, स्ट्रैबो, रेडजेल, हिपार्कस, पोसिडोनियस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स और अनेक्सिमेंडर को माना जाता है। ठीक, थेल्स और अनेक्सिमेंडर ने, ये यूनानी जोग्राफर हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, वैज्ञानिक नियतिवाद के दर्शन को आगे किसने बढ़ाया था? सैम्पुल, हटिंगटन, टेलर या स्पिट। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वैज्ञानिक नियतिवाद। तो ये किसका है? टेलर महोदय का है। ठीक, तो ये टेलर महोदय ने जो है वैज्ञानिक नियतिवाद को दिया था। ठीक, यह नव नियतिवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे रुको और जाओ या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ठीक, आप लोग जानते हैं इसको। नेक्स्ट आइए, एमपी का है एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किन अवधारणाओं के आधार पर आपका भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम चुनना है? मनुष्य प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है। ठीक, प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उसका चयन करता मनुष्य है। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न उसका स्वामी है। मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। तो जो आपका यहाँ पे कूट अलग अलग दिया था तो उसमें ये बनाया था कि जो आपका ये पहला है, मानव प्रकृति का दास है, कैसी अवधारणा है? नियतिवादी है। ठीक, दूसरा है कि प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उनका चयन करता मनुष्य है। कौन सा ये प्रदर्शन कर रहा है? संभववाद का। ठीक, यानी कि अवसर दे रहा है, मानव अपने अनुसार काम करेगा। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न ही उसका स्वामी, यानी कि दोनों के बीच की अवधारणा होगी। कौन सी? नवनियतिवाद। ठीक, यानी कि न तो मानव ही स्वामी है न तो प्रकृति ही स्वामी है। अगला है, मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। अर्थात मानव सहयोग करेगा तभी जो उसका कल्याण होगा। तो ये समन्वयवादी अवधारणा का प्रतीक है। ठीक, तो यानी कि आपने देखा पहला वाला निश्चयवाद, दूसरा आपका संभववाद, तीसरा नवनिश्चय और चौथा समन्वयवादी। नेक्स्ट आइए, विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने दिया। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे। अभी हमने आपसे बताया उद्देश्यवादी थे, ईश्वरवादी थे, यानी टेलियोलॉजी थे। विविधता में एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक, और इनकी रचना भी, तो यहाँ पे देखिए कथन एक भी सही है, दो भी सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये उद्देश्यवादी थे तो विविधता में एकता का सिद्धांत इससे की वजह से दिए थे। ये टेलियोलॉजिकल थे, यानी टेलियोलॉजी इनका
विचारधारा थी, लेकिन इस वजह से इन्होंने विविधता में एकता का सिद्धांत नहीं दिया था। ठीक, नेक्स्ट आइए, संकल्पनाएं दी गई हैं और उसके प्रस्तावक, निश्चयवादी, संभववादी, नवनिश्चयवादी, प्रसंभाव्यवाद। देखिए निश्चयवाद कौन सा है, तो निश्चयवाद आपका एफ रैटजेल। ठीक, संभववाद ब्रुन्स, नवनिश्चयवाद टेलर, सॉरी ये ऊपर चला गया, नवनिश्चयवाद नीचे है, टेलर महोदय। ठीक, प्रसंभाव्यवाद यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिज्म है, प्रोबेबिलिज्म ये आपका है वो एच की स्पॉट या स्पेट भी इसे कहा जाता है। ठीक, प्रसंभाव्यवाद। 34वां देखिए, एंथ्रोपोजोग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मिला नहीं है, इसको आपको देखना है। तो जो आपका पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी है किसकी है, हार्टसोन की है, आप जानते हैं। ठीक, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसोन की है। अगला है मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, डिकिंसन की है। ठीक, एंथ्रोपोजोग्राफी रैटजेल की है, आप जानते हैं। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, जो ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस टेलर का नहीं बल्कि पीटर हेगट का है। ठीक, किसका है, पीटर हेगट का है। पीटर हेगट की जो और बुक्स हैं जैसे मॉडल्स इन ज्योग्राफी, पीटर हेगट की है, यानी बी वाला जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फ्रंटियर इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टीचिंग, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, पीटर हेगट की ही है, कई बुक हैं इनकी। ठीक, नेक्स्ट आइए, और ये लास्ट है 35वां प्रश्न। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा या आप अपने स्तर से भी अपना जांच कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए कि मिलान करना लेखक और बुक का। स्ट्रेबो की बुक कौन सी है, बारेनियस की कौन सी है, टॉलमी की कौन सी है, रैटजेल की कौन सी है। रैटजेल का पहले ही देख लीजिए, ऊपर बताए हैं एंथ्रोपोजोग्राफी। टॉलमी के पहले जो नॉर्मल है उसको देख लीजिए। बारेनियस आप जानते हैं ज्योग्राफिया जनरलिस। ठीक, टॉलमी की कौन सी है, तो टॉलमी का ज्योग्राफिया है। ठीक, तो स्ट्रेबो ज्योग्राफी। तो जो बुक्स हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा नाम में भी अंतर करके कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए इसको आपको रटने की ज़रूरत है और समझने की कि कई कई जगह आपको मिलेगा एक ही बुक्स का कई नाम। ठीक, जैसे आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी था तो टेलर ये आपका, उसको दो लोगों ने, पी जेम्स भी हैं। ठीक, तो हमने जब उसमें कराया था प्रैक्टिस ज्योग्राफिकल थॉट का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो इसमें इतना ही। आगे इसी तरह से 35 जो क्वेश्चन कल वाला होगा प्रैक्टिस सेट, वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक, भू आकृति विज्ञान से संबंधित कल का जो प्रश्न होगा 35 प्रश्न। ठीक, धन्यवाद। और यदि आप लोगों को पसंद आया करे तो आप लाइक ज़रूर कर लिया करिए। ठीक, लाइक करके जो भी आपको यहाँ पे समस्या आए आप कमेंट में बताइए। ठीक, या कोई भी दिक्कत, कुछ लोगों को समस्याएं आ रही थी जैसे इसमें ठीक है, थोड़ा सा एक हैबिट बन गई थी इधर, शुरुआत के वीडियो में नहीं होगा, आप देखे होंगे, तो उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ बीच बीच में जो है ठीक है न लगाए रखें। धन्यवाद।